हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, हमने लास्ट सेशन में जो डिस्कशन किया था वो स्टॉक मार्केट के बेसिक कंसेप्ट्स थे। जो एक बेसिक जब शुरू हम कर रहे होते हैं तो एक इंडिविजुअल को, एक पर्सन को समझना बेहद ज़रूरी होती है वो सब चीज़ें। तो गाइस, लास्ट सेशन से अब हम थोड़ा एडवांस जाने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक से एडवांस लेवल में ये हम समझेंगे कि मार्केट के अंदर एनालिसिस किस तरीके से होता है, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की जर्नी हम शुरू करते समय आगे किन किन बातों का ध्यान रखना हमें चाहिए, वो सब चीजें हम देखेंगे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पैसा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बिना सही स्ट्रेटेजी के लॉस भी हो सकता है। तो क्या आप एक बेहतर इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना चाहते हैं? आज की इस वीडियो में हम एडवांस स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में कंफ्यूजन या डाउट हो रहा है, सो गाइज कमेंट सेक्शन में कमेंट डेफिनेटली करिएगा। हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश पूरी करेंगे। सो गाइज, आइए शुरू करते हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली ऐसी चीज होती है जो हमें किसी भी सेक्टर, किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने में बेहद मददगार साबित होता है। फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए किसी भी स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू को। इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट एक एक्चुअल वर्थ ऑफ अ स्टॉक और अ एसेट बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस रेदर देन इट्स करंट मार्केट प्राइस। देखिए, मार्केट प्राइस जो अभी किसी भी स्टॉक का कंपनी का चल रहा होता है, उसमें और इंट्रिंसिक वैल्यू में डिफरेंस यही होता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू एक एक्चुअल वर्थ होता है किसी भी स्टॉक का, जो उसके कंपैरिजन में करंट मार्केट प्राइस से डिफरेंस होता है। ठीक है। इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स डिटरमाइन वेदर स्टॉक इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। ये हमें जानने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट चीज है अर्निंग रिपोर्ट्स एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अर्निंग रिपोर्ट के अंदर कई सारी चीजें होती है जो क्वार्टरली या हाफ ईयरली, ईयरली कंपनी जो डेटा रिलीज करती है अपने कंपनीज के फाइनेंशियल्स रिलेटेड, वो हमें समझने में आसानी हो, उसके लिए हमें कई सारी वेबसाइट्स होती है ऑफिशियल गवर्नमेंट की या उस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक का आप डायरेक्टली वेबसाइट पे देखेंगे तो भी फाइनेंशियल सेक्शंस में आपको चीजें, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। दूसरा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ट्रैकिंग जीडीपी, इन्फ्लेशन डेटा, एम्प्लॉयमेंट रेट्स, वो मैक्रो इंसाइट्स हमें बताता है कि पूरे ओवरऑल नेशंस के अंदर क्या चीजें हो रही हैं, तो एक ओवरऑल हमें जानकारी उस चीज की मिलती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ना, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो जैसे स्टेटमेंट, इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो एक इंडिविजुअल स्टॉक को, कंपनी को एनालाइज करने में हमारे मदद करते हैं। कंपनी ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स, इसमें इवेल्युएशन हम करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ का, कॉम्पिटिटिव पोजीशंस क्या है, फ्यूचर पोटेंशियल्स कंपनी क्या होते हैं, ये हमें समझने के लिए आसानी होती है। नेक्स्ट है की वैल्यूएशन रेशियोज। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अंदर हमें यह समझने मिलता है कि मेजर्स हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर अ कंपनीज अर्निंग। यानी इसका आसान भाषा में ये मीनिंग होता है गाइस कि आज कंपनी का कोई भी स्टॉक प्राइस जो है हम लेते हैं, अगर 100 रुपीज है, ठीक है, तो उसके सामने कंपनी की अर्निंग क्या हो रही है, कंपनी उसके सामने क्या 10 रुपए कमा रही है, कंपनी उसके सामने 20 रुपए कमा रही है, ये हमें पता चलता है पीई रेशियो से। तो हमें ये समझने में बहुत ही आसानी हो सकती है क्योंकि आजकल सारे एप्लीकेशन जो फाइनेंशियल से रिलेटेड एप्लीकेशन है, हमें वहां पे चीजें इजीली मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है रेशियो का, वो है पीबी रेशियो, दैट इज प्राइस टू बुक रेशियो। इट इज हेल्प अस टू कंपेयर स्टॉक्स मार्केट वैल्यू टू इट्स बुक वैल्यू। आज किसी कंपनी का शेयर वैल्यू जो हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर 100 रुपए है, ठीक है, और बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू 20 रुपए है, 50 रुपए है, उसके कंपैरिजन के सामने हम इसको डिसाइड करते हैं कि हम कितने बुक वैल्यू के सामने हम कंपनी के शेयर को आज परचेस कर रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है गाइस रिटर्न ऑन इक्विटी। इट हेल्प अस टू मेजर्स कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिव टू इट्स शेयर होल्डर इक्विटी। आसान भाषा में अगर हम इसको समझे तो कंपनी की जो शेयर होल्डर इक्विटी है उसके सामने कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, वो हमें ये समझने में मदद करता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है गाइस अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल एनालिसिस।
सभी लोगों को इंडिविजुअली ये इंटरेस्ट होता है कि टेक्निकल एनालिसिस हमें सीखना है, जानना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है जो कवर अप करते हैं हम, जिससे हमें कंपनी के टेक्निकल्स को समझने में मदद मिलती है। तो गाइज, टेक्निकल एनालिसिस क्या है? बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस हेल्प ट्रेडर्स टू प्रिडिक्ट स्टॉक प्राइस मूवमेंट यूजिंग चार्ट्स एंड इंडिकेटर्स। जिसमें की कंसेप्ट क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो बेसिकली एकदम ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखें तो बुलिश और बेरिश पैटर्न होते हैं। बुलिश मतलब सभी को आइडिया है, दैट इज ग्रीन कलर। अगर बेरिश है तो वो रेड कलर। डिपेंड कर रहा है कैंडल की साइज क्या है, वो सब हम आने वाले सेक्शंस में इजीली समझेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अभी कोई हमारा एक लिमिट होता है, ठीक है। अभी हम कोई चीज मान लो शुरू कर रहे हैं, अगर स्टार्ट कर रहे हैं हम यहां से, तो हम कितना पोटेंशियल रखते हैं ऊपर जाने के लिए। हम एग्जांपल समझ रहे हैं, बहुत ही आसान रहेगा आपको समझने के लिए कोई भी चीज, कि हम यहां शुरू करने की हमारी एक लिमिट होती है, पर कितना पोटेंशियल हमें होता है जाने के लिए। तो यहाँ पे जो चीज आ जाती है वो है रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, कि ये मेरा रेजिस्टेंस यार, इसके ऊपर मेरी जाने की हिम्मत नहीं है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये काम करता है जहां पे ट्रेंड के रिवर्स होने का चांसेस ज्यादा होता है, और यहाँ पे आके रुकने के चांस ज्यादा होते हैं कि यहाँ से ये रिवर्स ले सकता है। तो ये इसका रेजिस्टेंस हो जाता है और ये इसका सपोर्ट हो जाता है। आई होप गाइस कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर्स, सिंपल मूविंग एवरेज उसके अंदर होता है, उसमें हर एक प्राइस को हम इक्वल वेटेज देते हैं, ठीक है। अगर हम मान लो 10 SMA ले रहे हैं तो सभी टाइम इंटरवल्स के अंदर उसको सेम वेटेज मिलेगा, ठीक है। तो वो इक्वल वेटेज आता है, यानी वो EMA SMA हो जाता है। EMA में क्या होगा ना गाइस, जो लेटेस्ट प्राइस होता है उसको ज्यादा वेटेज मिलता है, ओके। तो उस हिसाब से वो रिएक्ट करता है। तो SMA के कंपैरिजन में EMA ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है किसी भी ट्रेंड को ट्रैक करने के लिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इट इज नथिंग बट एन ऑसिलेटर जो कई सारे ट्रेडर इन्वेस्टर यूज करते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर कैंडल्स के साथ में। इसमें ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी स्टॉक को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस को जानने के लिए। इसमें बेसिकली 0 से लेकर के 100 तक की रेंज होती है। सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो इसका जो रेंज है इंटरनल वो 70-30 हम मानते हैं। 30 में है मतलब ओवर सोल्ड है, अगर 70 के ऊपर वो ट्रिगर कर रहा है मतलब वो ओवर बॉट है। नेक्स्ट इंडिकेटर आता है MACD, दैट इज मूविंग एवरेज एंड कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये हेल्प करता है किसी भी मोमेंटम शिफ्ट को पकड़ने के लिए। अगला कंसेप्ट है गाइस, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। हर एक पर्सन की एक चाहत होती है कि अपने वेल्थ को अप्रिशिएट करे, अपने एसेट को ग्रो करे, स्लो एंड स्टेडी ग्रेजुअली ग्रो होता है। तो हमें वो चीज़ें समझने में ज़्यादा आसानी ये होती है कि हमें इसके अंदर अप्रिसिएशन जब मिलता है तो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हमारे एसेट को ग्रो करने के लिए। इसमें पहली चीज़ होती है डाइवर्सिफिकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। डाइवर्सिफाई किस तरीके से करें? फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं किसी भी एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में मेरा सेक्टर अगर मैं चूज कर रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इसे गाइस, एक रिकमेंडेशन नहीं है, सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मेटल सेक्टर के अंदर। अगर कोई भी रीजन से मेटल सेक्टर अगर गिरता है तो मेरा अगर 100% एक्सपोजर है सिर्फ मेटल सेक्टर के अंदर, तो इसके अंदर अगर मेटल सेक्टर में अगर गिरावट आती है इन फ्यूचर कभी भी, तो मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन के बदले रेड में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी चीज को मैं डाइवर्सिफाई रखता हूं, तो डाइवर्सिफाई का मतलब क्या है, अलग एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टेड रहूं, तो मेरा अगर एक सेक्टर गिरेगा तो दूसरा सेक्टर विल हेल्प मी आउट टू ग्रो माय एसेट्स। आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे। दूसरा आता है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन में बैलेंसिंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन रिस्क एपेटाइट। डिपेंड कर रहा है आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके हिसाब से आप अपने एसेट को एलोकेट कर सकते हैं। एसेट्स के अंदर बहुत सारी चीजें जो हमने यहाँ डिस्कस अभी करते हैं थोड़ी देर में, ये चीजें इसमें एसेट एलोकेशन में बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं। आप बॉन्ड्स के ऊपर जा सकते हैं, आप गोल्ड के अंदर जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। गोल्ड में बेसिकली अगर बात करूँ तो ETF आता है, करेक्ट। नेक्स्ट चीज़ है आप स्टॉक के अंदर बाय कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स ले रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, ये
काफी सारे एसेट क्लास होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन बेटर तरीके से मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट। अभी किसी के पास अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं, सबके पास कुछ एक लमसम अमाउंट होता है, डिपेंड कर रहा है 1 लाख है, 10 लाख है या 1 करोड़ है। ठीक है, ये चीजें डिपेंड कर रही है कि किसका कितना रिस्क एपेटाइट है। तो हमें उसे एक्सपोजर को एक्सेसिवली अवॉइड करना है किसी भी सिंगल स्टॉक या स्टॉक के अंदर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया डाइवर्सिफिकेशन एसेट एलोकेशन के अंदर कि इट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट रिस्क को मैनेज करने के लिए किसी भी सिंगल स्टॉक या सिंगल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। नेक्स्ट है पीरियोडिक रीबैलेंसिंग। अभी हर एक पर्सन के लिए इतना टाइम नहीं होता है लोगों के पास कि वो पर्टिकुलर स्टॉक को या पर्टिकुलर एसेट क्लास को रीबैलेंसिंग एवरी टाइम हर रोज करे, हर रोज देखने का टाइम नहीं होता है। तो एडजस्टमेंट करने के लिए मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, जैसे कि हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, इवेंट्स जो होते हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स हो गए हैं, बजट इवेंट्स हो गए हैं, या कोई ग्लोबल वॉर हो गया है, कोई पैंडेमिक हो गया, उस पर ज़्यादा रिएक्ट करता है, यूएस मार्केट के ऊपर रिएक्ट करता है। ये सब के अंदर हमें हेल्प मिलती है कि हम अपने स्टॉक को रीबैलेंसिंग करें, पीरियोडिकली हम अपने एसेट क्लास को मॉनिटर करते रहें। नेक्स्ट चीज है इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज। इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी में क्या है, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैटर टू द वेरियस इन्वेस्टर्स प्रोफाइल। डिपेंड कर रहा है कि आप क्या आपका पर्पस होता है, किस नजरिए से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। पहला है गाइस वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, फाइंडिंग अंडर वैल्यूड स्टॉक विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, पीई रेशियो, पीबी रेशियो, आरओई, ये सब चीजें हमें समझने में मदद करती है कि स्टॉक कितना अंडर वैल्यूड है, कितना ओवर वैल्यूड है। ठीक है, हम डीपली इसको समझेंगे आगे आने वाले सेशंस में। अभी हम यहाँ, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, हम ब्रीफिंग कर रहे हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हम उसको समझने की कोशिश करेंगे शुरुआती लेवल्स पे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या है गाइस, फोकसिंग ऑन द स्टॉक्स दैट ऑफर रेगुलर डिविडेंड पे आउट्स। डिविडेंड पे आउट्स वाले स्टॉक आप सभी को, ज्यादा लोगों को पता ही होगा। सबसे जाना माना नाम है आईटीसी, जो 5-6 साल से ज्यादा था, ग्रो नहीं किया, कोई भी डिसेंट रिटर्न्स उसने नहीं दिए थे, बट आज ये स्टॉक काफी अच्छा चल रहा है और डिविडेंड रेगुलर बेसिस पे देता है। नेक्स्ट है कोल इंडिया। ऐसे गाइस बहुत सारे स्टॉक्स है जो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे, एवरी क्वार्टर, एवरी रिजल्ट्स पे आपको डिविडेंड्स पे आउट करते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिंग है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। ये क्या है, पैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए आप जा सकते हैं, इंडेक्स ईटीएफ आप परचेस कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी ईटीएफ्स होते हैं, आप गोल्ड ईटीएफ में जा सकते हैं। ये आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद करता है, प्लस आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट का भी अपॉर्चुनिटी देता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। कॉन्ट्रेरियन मतलब विपरीत जाकर के कोई चीज को करना। मतलब अगर आज आप स्टॉक को बाय कर रहे हो, दैट इज अंडर वैल्यूड ड्यू टू मार्केट पेसिमिज्म। पेसिमिज्म मतलब मार्केट के अंदर आज बहुत ही पैनिक है कि लोग कह रहे हैं कि सेलिंग 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 कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर अपॉर्चुनिटी देख रहे हो कि मुझे कौन सा बेटर स्टॉक मिल रहा है जो मुझे आने वाले पीरियड्स में 1 साल 2 साल या लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बेटर रिटर्न दे सकता है। तो ये हम उसके अंदर अपॉर्चुनिटी देख करके आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के साथ में चीजों को एनालाइज करने में मदद करता है। एक्टिव ट्रेडर्स यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू कैपिटलाइज ऑन मार्केट मूवमेंट्स। ओके, इसमें पहला होता है सर डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग इज नथिंग बट इंट्राडे ट्रेडिंग। कोई भी इंडिविजुअल ट्रेडर जो होता है वो बाइंग सेलिंग करता है स्टॉक को, विद इन सेम डे प्रॉफिट या लॉस लेके वो निकलता है विद इन द प्राइस चेंज जब हो रहा होता है पर्टिकुलर एसेट क्लास के अंदर। नेक्स्ट गाइस है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग, आप पर्टिकुलरली एक स्टॉक को या एसेट क्लास को फ्यू डेज के लिए या फ्यू वीक्स के लिए होल्ड करते हो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैप्चर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है गाइस पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग इज नथिंग बट अ लॉन्ग टर्म ट्रेड, जो कुछ हफ्तों से ज्यादा या कुछ महीने तक आप होल्ड करके रखते हो, जो आपको प्रॉफिट देता है तो आप उसको निकाल देते हो, लॉस देता तो आप स्टॉप लॉस देके एग्जिट करते हो स्टॉक के अंदर से। नेक्स्ट है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग करने के लिए गाइस आपको बहुत ही फास्ट मूवमेंट्स को कैप्चर करने की जरूरत होती है, जहां पे आप शॉर्ट टर्म के अंदर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ मिनट्स आप प्रॉफिट को लेकर के उसमें मल्टीपल ट्रेड लेकर के आप निकलते हो। ठीक है, तो आपको वो स्कैल्पिंग कहलाती है।
नेक्स्ट है एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग। आज के ज़माने में कंप्यूटर का ज़माना है, एआई का ज़माना है, तो उसके अंदर लोग एल्गो यूज़ करते हैं फॉर देयर ट्रेडिंग एग्जीक्यूशंस। इसमें इमोशंस ह्यूमन के नहीं होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि ये एआई ऑपरेटेड होता है, तो इसमें हम अपने स्ट्रेटेजी को, अपने सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं, तो हमारे बिहाफ पे सिस्टम ट्रेड करता है ऑटोमेटिकली, ओके, विथ प्री सेट रूल। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस, अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकोलॉजी। पूरा का पूरा ट्रेडिंग जो है, बेसिकली ट्रेडिंग अगर मैं बात करूं तो साइकोलॉजी के ऊपर 80% से ज्यादा डिपेंड करता है। मार्केट साइकोलॉजी अफेक्ट्स स्टॉक प्राइसेस, इन्वेस्टर्स मस्ट कंट्रोल देयर इमोशंस। पैसे की बात है तो इमोशनल हर एक बंदा हो ही जाता है, ठीक है। फियर एंड ग्रीड। फियर एंड ग्रीड क्या है? अवॉइड पैनिक सेलिंग ड्यूरिंग क्रैशेस एंड ओवर बाइंग इन बुल मार्केट्स। जब भी मार्केट क्रैश होता है तो सब जगह न्यूज मीडिया है, हर एक चीज में एक बात आती है कि मार्केट गिर रहा है, हमें सेल करना चाहिए, बट नहीं, हर सिचुएशन में ये चीज नहीं हमें करनी है, बिकॉज कि हो सकता है आप पैनिक के अंदर जो अच्छे स्टॉकिंग आपके होंगे, पोर्टफोलियो में स्टॉक्स अच्छे होंगे, तो आप उनको बेच कर निकल जाओगे। फिर जब मार्केट बेटर अपॉर्चुनिटी देता है, जब ग्रो करता है, तो आपको उसमें बेनिफिट उसका नहीं मिलता है। सो गाइज, ये चीज हमें इग्नोर करनी है कि हमें पता है, हमें अपने एनालिसिस विश्वास होना चाहिए, अपने स्टॉक के ऊपर विश्वास होना चाहिए जो हम होल्ड करके रख सके इन पैनिक सिचुएशन। और बुल मार्केट में हमें ज्यादा हैवीली बाइंग भी नहीं करना है, डिपेंड कर रहा है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, क्या सिनेरियोज बन रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट और आपका बाइंग स्ट्रेटेजीज के अंदर आपको हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट होता है साइकोलॉजी, हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मतलब एक भीड़, कि एक डोंट ब्लाइंडली फॉलो द क्राउड, कंडक्ट योर ओन एनालिसिस। हमें अपना एनालिसिस करने का बेनिफिट क्या होता है कि हम अपने ऊपर डिपेंड होकर के अपने चीजों को डेवलप कर रहे हैं, अपने चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो हमें आगे ग्रो करने में हमारी ही मदद करता है। नेक्स्ट है पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भले आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आपको पेशेंस रखना और डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी होता है। पेशेंस की आपका सिस्टम, आपका सेटअप जब तक अलाउ नहीं कर रहा है, वो आपको स्टिक रहना है, कूदना नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, डिसिप्लिन। इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन पेशेंस। क्यों? अगर पेशेंस आप में नहीं भी है, अगर आप डिसिप्लिन हो कि मुझे मेरा सिस्टम फॉलो करना है, मुझे मेरे रूल्स को फॉलो करना है, भले कहीं भी मार्केट जाए, कैसा भी हो, अगर मुझे एक दिन में 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना है, 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना है, तो नहीं लेना है। एक दिन में आपका प्री डिफाइंड रूल होता है कि मुझे 2,000, 3,000, 4,000 लॉसेस से ज्यादा नहीं बुक करना है, वो चीज आपको मेंटेन करके रखनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट गाइस बढ़ते हैं हम, बिहेवियरल बायस। बिहेवियरल बायस क्या है? रिकॉग्नाइजिंग कॉमन इन्वेस्टर्स बायस लाइक लॉस अवर्शन एंड ओवर कॉन्फिडेंस। लॉस अवर्जन मतलब ये होता है कि हमें लॉस एक्सेप्ट नहीं होता। क्यों? कैसे लॉस हो गया? मुझे नहीं होना चाहिए, मैंने इतनी एनालिसिस किया था, मैंने इतना पढ़ाई किया था, मैंने इतना स्ट्रेटेजी सीखा है, इतनी चीजें अपनी इंप्लीमेंट की है, तो क्यों मुझे लॉस हुआ? वी हैव टू एक्सेप्ट आवर लॉसेस इन ट्रेडिंग और इन इन्वेस्टिंग। एक्सेप्टेंस करने के बाद चीजें और बेहतर तरीके से इंप्रूव होती है। ओवर कॉन्फिडेंस आप में नहीं आना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज गुड, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं या कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होने वाला है, सो बेटर है कि अपने रूल्स को, डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सब चीजें रखिए जो आपको ग्रो करने में मदद करता है। इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुज वैल्यू डिपेंड ऑन एनी अंडरलाइंग एसेट। ये चीजें क्या होती है, आपको बेसिक अगर लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो वो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो पहले हम देखते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एग्रीमेंट टू बाई और सेल एन एसेट एट अ फ्यूचर डेट्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। इसको अगर हम एक आसान भाषा में समझे, फॉर एग्जाम्पल एक पीस ऑफ लैंड है जो किसी एक लैंड ओनर से मैंने डिसाइड किया कि मुझे 1 लाख में खरीदना है और वो 1 लाख में बेचना चाह रहा है, तो हम लैंड ओनर को क्या बोलेंगे इसके अंदर, मेरे पास 1 लाख रुपया आज नहीं है, आप मेरे से 10,000 रुपया रख लो, 1 महीने बाद मैं आपको बाकी के 90,000 रुपीज दे करके ये पीस ऑफ लैंड आपसे मैं ले लूंगा। इसमें क्या होगा, अगर 1 महीने बाद ये प्राइस 1 लाख से जो डील हमारी हुई है अगर बढ़ करके 1,10,000 होती है, तो मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा? बट ऑब्वियसली मुझे बेनिफिट होने वाला है। अगर
ये प्राइस गिर करके अगर 90,000 हो जाती तो मुझे कितना का लॉस होगा, 10K का मुझे लॉस होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम एंटर करते हैं, जो एक प्री डिटरमाइंड प्राइस होती है फ्यूचर डेट्स पे, हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग इज नथिंग बट अ राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाई, दैट इज कॉल ऑप्शन, टू सेल दैट इज अ पुट ऑप्शन एट ए स्पेसिफिक प्राइस। इसको हम आसान भाषा में अगर कहें, अगर मार्केट जब बढ़ रहा होता है, जब मार्केट में तेजी होती है तो हम कॉल बाय करते हैं, अगर जब मंदी होती है, मार्केट जब गिर रहा होता है तो हम पुट बाय करते हैं। ठीक है, ये सिंपल चीज है, ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, हम इसे और सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप ही के लिए। सो नेक्स्ट है हेजिंग एंड स्पेकुलेशन, यूज्ड फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटी। आप हेज करके चलते हैं। हेज मतलब अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट आज यहां से ऊपर जाने वाला है तो मैं क्या करूंगा, कॉल बाय करूंगा या फ्यूचर्स बाय करूंगा। ठीक है, बट मेरे पास तो मैं भगवान हूं नहीं, तो मुझे एक सिक्योरिटी के लिए, एक पोजीशन को मेरे हेज करने के लिए मैं क्या करूंगा, साथ में पुट को बाय कर लूंगा। जस्ट एग्जांपल है गाइस, सिंपल लैंग्वेज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग, यूज्ड बोरोड कैपिटल टू एम्पलीफाई पोटेंशियल रिटर्न्स। अगर आपके पास आज 1 लाख रुपया है, अभी आप 1 लाख रुपया पूरा डिप्लॉय करोगे तो आपका पूरा पूरा कैपिटल एक सिंगल एसेट के ऊपर इन्वॉल्व रहेगा रिस्क पे। ठीक है, तो लेवरेज यूज करने का बेनिफिट क्या होता है ना, लेवरेज यूज करने से आप मान लो आपको 2 गुना लेवरेज मिल रहा है। ठीक है, 2 टाइम्स आपको लेवरेज अगर मिल रहा है तो आप इसके अंदर 1 लाख के बदले 2 लाख रुपीज से ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें आपका क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि आपको 1 लाख के बदले 2 लाख रुपए से आप ट्रेड कर रहे हो, बट यूज इट एज अ वेपन। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट बियॉन्ड स्टॉक्स इन्वेस्टर्स कैन डाइवर्सिफाई विथ म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ्स। म्यूचुअल फंड आपने कई बार सुना होगा एड्स में, सिप करिए, म्यूचुअल फंड सही है, ये सब चीजें होती है जो हमें आगे समझने में मदद आती है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेटर होता है। जिसको मार्केट में कुछ समझ में नहीं आता, ही कैन ऑप्ट फॉर म्यूचुअल फंड्स। और थोड़ा रिस्क कैपिटल अगर ज्यादा है तो आप ईटीएफ्स को ऑप्ट कर सकते हो, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये किसी भी एक्सचेंज को अंडरलाइन एसेट के बिहाफ पे ये जो चलता है, वो हमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है पैसिव इनकम के लिए। आइडियल फॉर पैसिव इन्वेस्टर्स सीकिंग डाइवर्सिफिकेशन, ये हमें वहां पे काम आता है। नेक्स्ट है बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड इनकम एसेट्स, लोअर रिस्क एंड स्टेडी रिटर्न्स। फिक्स्ड इनकम में एफडी हो गए, बॉन्ड्स हो गया, ये हमें एक डाइवर्सिफाई करने के लिए लो रिस्क होता है, हम इसमें ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिट्स। रिट्स इज नथिंग बट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक इन्वेस्टमेंट होता है जो हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट ओनिंग अ सिंगल प्रॉपर्टी। हमें इसमें कोई सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं करना है, कोई हमें स्टैम्प ड्यूटी वगैरह नहीं पे करना होता है, सिंपली गो फॉर रिट्स। तो हम किसी भी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट ओनिंग अ सिंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है गोल्ड एंड क्रिप्टो करेंसीज। गोल्ड आर बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर स्टोर्स वैल्यू दैट हेल्प अस टू हेज आवर पोर्टफोलियो फॉर लॉन्ग टर्म। अगर कोई भी पेंडेमिक फ्यूचर में आता है, अगर हमारे पास गोल्ड है, मार्केट ग्लोबल गिरेगा, गोल्ड उसको हेज करने में हमारी मदद करता है। क्रिप्टो करेंसी आपको पता है बहुत ही फेमस चल रहा है, बिटकॉइन हो गया, सोलाना है, मतलब ऐसे बहुत सारे बिटकॉइन अल्ट कॉइन्स होते हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, लोग इन्वेस्ट उसमें कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। इसमें क्या है, इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स एंड प्राइवेट कंपनी। जो बड़े बड़े बिग हाउस होते हैं, फंड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं, दे गो फॉर प्राइवेट इक्विटीज। वो बड़े बड़े जैसे मॉर्गन स्टैनली है, जेपी मॉर्गन है, सिक्योर कैपिटल है, देयर आर एन नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड प्राइवेट इक्विटी जो एक स्टार्टअप्स को और वेंचर कैपिटल को ग्रो करने में हेल्प करता है। रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, मिनिमाइजिंग रिस्क इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। रिस्क को मैनेज करना बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी स्लाइड में डिस्कस किया था कि लोगों के पास पैसा लिमिटेड होता है, किसी के पास अनलिमिटेड फंड, अनलिमिटेड कैपिटल नहीं होता है। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर कैपिटल, टू प्रोटेक्ट आवर फंड्स। सेटिंग स्टॉप लॉस, हमें ऑटोमेटिकली
लिमिट्स करता है पोटेंशियल लॉसेस को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस पोजीशन साइजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आफ्टर स्टॉप लॉस कि मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट बेस्ड ऑन द रिस्क टॉलरेंस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर आज 10,000 रुपीज का कैपिटल है, तो अगर मैं दिन में 2,000 रुपए का ही रिस्क ले सकता हूं, ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा हाई क्वांटिटी तो ले नहीं लूंगा। मेरी रिस्क एप्टाइट अगर है कि अपने कैपिटल का मैं 2% रिस्क सिर्फ ले रहा हूं, तो वो 200 रुपया होता है। ठीक है, वो सिर्फ 200 रुपीज ही होता है। तो अगर कोई भी शेयर अगर 100 रुपए का है, तो मैं 2 क्वांटिटी से ज्यादा परचेज नहीं करूंगा। ये हो गया हमारा सिंपल पोजीशन साइजिंग। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। इट इज नथिंग बट एडजस्टिंग एसेट एलोकेशन टू मेंटेन स्ट्रेटेजी। हमें किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना है, कितना हमारा उसमें एलोकेशन होना चाहिए, कितना हमें एक्सपोजर उसे देना चाहिए, वो चीजें यहाँ पे हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट है यूजिंग हेजिंग स्ट्रेटेजी। हमने पहले भी डिस्कस किया था ये चीज कि इम्प्लीमेंटिंग ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डाउनसाइड रिस्क। अगर मैंने कॉल बाय करके रखा है, फॉर एग्जांपल जो हमने एक समझने की कोशिश करते हैं, अगर मैं कॉल बाय किया हूं ये सोच करके कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट आई एम नॉट श्योर मार्केट मेरे अगेंस्ट अगर गया, तो हेज करने के लिए मैं फ्यूचर्स को, किसी भी अंडरलाइंग एसेट के फ्यूचर को मैं शॉर्ट भी कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेजिंग। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड दिस पिटफॉल्स टू प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट्स, टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। लैक ऑफ रिसर्च, ऑलवेज स्टडी अ स्टॉक बिफोर इन्वेस्टिंग। हमने पहले भी बात किया, हमें किसी भी स्टॉक, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए हमें पहले उसके फंडामेंटल क्लियर करने चाहिए। फंडामेंटल ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल उतना किसी के पास टाइम नहीं होता है कि कोई भी फंडामेंटल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़े। सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि मनी कंट्रोल, उसमें आपको पीबी रेशियो, पीई रेशियो इजीली पता चल जाता है। तो कुछ बेसिक पैरामीटर होते हैं, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपका क्या माइंडसेट है पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर के आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेजिंग हाइप स्टॉक्स। अवॉइड बाइंग बेस्ड ऑन ट्रेंड विदाउट फंडामेंटल्स। कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी के शेयर को आप परचेस करने के पहले उसको समझने की कोशिश करिए कि उसके फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी का टेक्निकल्स क्या है, जो हमें आगे ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट के टाइम पे मदद कर सकता है। इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के पहले रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करना है। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि पूरा एक, अगर उनके पास कोई लमसम कैपिटल होता है, ऐसे 1 लाख रुपीज़, वो पूरा का पूरा एक सेक्टर के अंदर या फिर एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं। अगर उनके अगेंस्ट फेवर गया तो उनका पूरा पोर्टफोलियो ग्रीन में ही दिखता है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट, ओवर ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडर हैं तो हमें, जो मैंने पहले ही बताया, आपके पास 10,000 का कैपिटल है, आपका पर डे का 2% रिस्क कैपेसिटी है, तो आप 2% के हिसाब से पर डे 200 रुपये से ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये रिस्क मैनेजमेंट के रूल को, अपने ही रूल को अगर आप ब्रेक करेंगे, तो आपके चांसेस ज़्यादा होता है कि आपके रिस्क एपिटाइट के अगेंस्ट आप जाओगे तो आपका पोर्टफोलियो जल्दी से नीचे आ सकता है, आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं हमें जो समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे करियर को ग्रो करने के लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के अंदर। की टेक अवेज, एडवांस एनालिसिस टेक्निक्स इम्प्रूव्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। कोई भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट में अगर हम कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें प्रॉपरली एक एनालिसिस करना होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हमें प्रूव नहीं करना है कि मैं सही हूं, हमेशा हम सही नहीं होते हैं, भले वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट हो। हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट को एडजस्ट करके चलना होता है आगे, जो हमें ग्रो करने में मदद करता है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन एंड स्ट्रेटेजी आर एसेंशियल फॉर सक्सेस। पहले हमने डिस्कस जो किया था गाइज, आप होप आप समझ रहे हैं ये चीज़ों को इजी भाषा में। डाइवर्सिफिकेशन और स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें एक रिस्क को कंट्रोल करने में मदद करता है। रिस्क मैनेजमेंट हेल्प प्रोटेक्ट कैपिटल। हमें ट्रेडिंग के टाइम, इन्वेस्टमेंट के टाइम प्रोटेक्ट करता है रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल को प्रिजर्व करके रखने के लिए। कंटिन्यूअस लर्निंग इज क्रूशियल फॉर स्टेइंग अहेड। कोई भी इंडस्ट्री होती है, कोई भी सेक्शन होता है, कोई भी फील्ड होता है, उसमें हमें कंटिन्यूस लर्निंग करना जरूरी है टू स्टे अपडेटेड, टू स्टे फोकस्ड, आगे ग्रो करने के लिए। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नेक्स्ट होता है गाइस, साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ मार्केट सक्सेस।
कोई भी स्टॉक, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी ट्रेडिंग बिना साइकोलॉजी और डिसिप्लिन के काम नहीं करती है। उसके अंदर आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, कैसे मुझे ग्रो करना है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। आने वाले दिनों में हम बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान आउट कर रहे हैं। जो आपने अगर लास्ट सेशन नहीं देखा तो उसको देखिए, उसके बाद ही देखिएगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आगे हम जो सेशन नेक्स्ट बनाएंगे वो बहुत और बेहतर होने वाला है और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइज, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।